है दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर। बिहार, एमपी, उत्तराखंड में उपचुनाव होगा। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब में भी उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और चुनाव आयोग ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। ये बड़ी अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है और इसमें आपको बता दें कि जो राज्य शामिल किए गए हैं, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और जिसमें बिहार, एमपी, उत्तराखंड के उपचुनाव की घोषणा की गई है। स्वाति पाठक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए, एक बड़ी घोषणा, जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए वैसे ही उपचुनाव की घोषणा की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। जी बिल्कुल, उपचुनाव होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ये वो राज्य है जहां पर उपचुनाव कराए जाएंगे और चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यानी 7 राज्यों में जो है वो उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के अभी परिणाम आए हैं और उसके बाद जो है वो इन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होंगे। चाहे बिहार की बात करें हम, तो बिहार में कई सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में कई सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। उत्तराखंड में बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। चाहे हम बद्रीनाथ की बात करें या एक अन्य सीट की बात करते हैं, वहां पर भी उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में उपचुनाव होना है। इसके अलावा और भी सीट है जहां पर उपचुनाव होगा। तो ये तमाम राज्य है जहां पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है स्वाति, आप बनी रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार, एमपी, उत्तराखंड में उपचुनाव की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब में उपचुनाव होगा। तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। बिहार, एमपी, उत्तराखंड के उपचुनाव की घोषणा की गई है। तो हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब में उपचुनाव होगा। तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। साथ ही साथ 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। तो हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब में उपचुनाव होगा। तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते हैं 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को मतगणना होगी। और मोदी सरकार 3.0 में दिखा जातिगत समीकरण। जी हां, यूपी के 11 मंत्रियों के जरिए साधा समीकरण। जी हां, नरेंद्र मोदी के अलावा 10 मंत्रियों ने ली शपथ और बीजेपी से पिछड़ी कुर्मी बिरादरी के 2 मंत्री, राजपूत को साधने के लिए बनाए गए 2 मंत्री, ब्राह्मण समाज को भी एक मंत्री पद दिया गया है। बीजेपी से दूर हुए दलित समाज को 2 मंत्री पद दिए गए हैं। लोथ और जाट बिरादरी को एक का मंत्री पद दिया गया है। सिख समुदाय के लिए 1 मंत्री पद दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो मंत्रियों को पद दिया गया है उसमें पूरी तरीके से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। ब्राह्मण समाज की बात कर ले तो जितिन प्रसाद का चेहरा यहां पर यूपी में बीजेपी ने दिया है और मोदी 3.0 में जातीय समीकरण पूरी तरीके से दिखे हैं। यूपी के 11 मंत्रियों के जरिए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी के अलावा 10 मंत्रियों ने कल शपथ ली थी, जिसमें पिछड़ी कुर्मी बिरादरी के 2 मंत्री हैं और साथ ही आपको बता दें कि राजपूत को साधने के लिए मंत्री बनाए गए 2 मंत्री। चाहे हम बात कर ले राजनाथ सिंह की, ब्राह्मण समाज से जितिन प्रसाद का एक चेहरा सामने आ जाता है। तो लगातार आपको बता दें कि देखिए, दलित से भी यहां पर एसपी सिंह बघेल को चुना गया है। साथ ही कमलेश पासवान
और सीमाब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए, कल जो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, पूरी तरीके से यहां पर जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। चाहे हम बात कर लें तो यहां पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद को चुना गया, ठाकुर चेहरे के तौर पर राजनाथ सिंह को, जाट चेहरे के तौर पर जयंत चौधरी, ये तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। देखिए, जाहिर है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 60 से ज़्यादा सीटें रही हैं और जो विपक्ष था वो बेहद कमज़ोर था उत्तर प्रदेश में। लेकिन समय बदला और चुनाव आया, पता नहीं कौन सा जादू चला कि इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, इंडिया गठबंधन, उसने 43 सीट हासिल की। 43 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की और बेईमानी का आरोप भी लगाया कि 4-5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली, नहीं तो ज़्यादा हम लोग जीतते। बहरहाल अब मंत्री बने हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ली है और उसमें 10 मंत्री जो है वो अलग से बनाए गए हैं, जिसमें से राजनाथ सिंह का नाम है, हरदीप पुरी है, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा, कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी। ये सारे के सारे जो नाम हैं, इनमें अलग अलग जातियों के नाम भी जो है वो मंत्री बनाया गया, अलग अलग जातियों को साधने के लिए। आप गौर करिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना शुरू किया। जब पश्चिम में चुनाव शुरू हुआ पहले चरण का, उस वक्त से ही ये विरोध शुरू हुआ कि साहब वो क्षत्रिय साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ से जो क्षत्रिय चेहरे जीत कर आए, उसमें से गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह और लखनऊ से राजनाथ सिंह, 2 बड़े क्षत्रिय चेहरों को, राजपूत चेहरों को मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया, वो ब्राह्मण चेहरे के रूप में यहाँ पर मौजूद है। जाट समुदाय से जयंत चौधरी को बनाया गया, वो उनको भी मंत्री बनाया गया ताकि बैलेंस बरकरार रहे। हरदीप पुरी पंजाबी थे, उनको बनाया गया, हालांकि वो यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, उनको जो है वो मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद को यहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनको लाया गया और उनको मंत्री बनाया गया। इसी तरह से अनुप्रिया पटेल और बीएल वर्मा, ये 2 ऐसे लोग हैं जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, यानी पिछड़े समाज से आते हैं, इनको भी मंत्री बनाया गया। एसपी सिंह बघेल को भी मंत्री बनाया गया। तो हर वर्ग को साधने की भारतीय जनता पार्टी ने इस मंत्रिमंडल में कोशिश की है, और कोशिश इसलिए भी की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब की परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा भारतीय जनता पार्टी का। जो उम्मीद थी 80 की 80 सीटने की बात जो है वो सत्ता पक्ष के नेता कर रहे थे, और ज़्यादातर नेता ये कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन ये जादू नहीं चला, ये नारा फेल हो गया, और विपक्ष को जो लोग डिरेल होने की बात करते थे, विपक्ष ने करिश्मा अपना दिखाया। अभी उपचुनाव भी होने हैं कई विधानसभा की सीटों पर, क्योंकि बहुत सारे विधायक सांसद हो गए हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मंत्री बनाए गए हैं कि उपचुनाव में करिश्मा होना है, और 27 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, विधानसभा चुनाव, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हौसले इस वक्त बुलंद हैं। वो जानते हैं कि अगर इसी तरह का टेम्परामेंट बरकरार रहा समाजवादियों का और कांग्रेसियों का, तो जाहिर है कि 27 में एक बड़ा कमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी सब चीज़ों को साधने के लिए फिलहाल मंत्रियों को, हर जाति के मंत्री को साधने की कोशिश की गई है। 27 के चुनाव आने हैं, अभी जो है वो उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि उपचुनाव का जो मैसेज जाएगा वो भी दूर तक जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, और उत्तर प्रदेश में सब जो 10 मंत्री हैं वो अलग अलग समाज से हैं, और उनको साधने को समाज की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है एक तरह से। अब ये कितना कमाल कर पाते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हाँ सीमाब, लेकिन जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद बीजेपी ने बिल्कुल भी नहीं की थी। शायद यही वजह है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो 27 की पटकथा भी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल के जरिए रच दी गई है, क्योंकि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जो मायावती का वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। शायद यही वजह है कि यहाँ पर दलित बिरादरी से भी 2 मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, चाहे हम कमलेश पासवान की बात कर ले, चाहे एसपी सिंह बघेल की बात कर लें। साथ ही जो ठाकुरों की नाराजगी थी, जो पश्चिम से एक हवा चली थी, जो पूर्वांचल तक कहीं ना कहीं बीजेपी को घात पहुंचाती हुई नजर आई, शायद यही वजह है कि 2
ठाकुर बिरादरी से भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद शामिल किए गए हैं। क्या ये 27 की पटकथा और साथ ही साथ उपचुनाव की पटकथा जो है वो रचती हुई बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, जो बीजेपी की हार का कारण था वो एक कारण नहीं था, हार के कई कारण थे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ 80 की 80 सीटें जीतने का नारा तो दिया गया, लेकिन चुनाव लड़ेंगे खाली मोदी और योगी के नाम पे। कार्यकर्ता सुस्त हो गया था, 10 साल लगातार सांसद रहे, सरकार रही, तो कार्यकर्ता हो गया सुस्त, और उसने कहा मोदी योगी के नाम से हम लोग जीत रहे हैं तो इस बार भी जीत ही जाएंगे। लेकिन दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत की और उस मेहनत का उनको सिला भी मिला, उसका नतीजा भी मिला। दूसरी बात ये रही कि लगभग जो है वो आधे से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के रिपीट किए, क्योंकि 10 साल वो सब सांसद रहे हैं और सांसद के साथ साथ उन्होंने कभी जनता से संपर्क नहीं किया, क्योंकि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे, तमाम मंत्री इस बात को कहते नजर आए, दबी जबान, कोई खुल के तो नहीं बोल पाया कि साहब ये टिकट गलत हो गया, ये जनता के बीच में नहीं गए हैं, इनसे जनता नाराज है, कैसे मैनेज किया जाएगा इसको। तो ये सारी की सारी चीजें रहीं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि 400 पार का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष इस नारे को उत्तर प्रदेश में जगह जगह पहुंचाने में कामयाब रहा कि अगर इनकी सरकार अब की आ गई और 400 पार कर गए तो अब की संविधान बदल देंगे ये। तो ये रिएक्ट कर गया जो दलित समाज के लोग थे उनके बीच में। उन्होंने कहा अब संविधान तो बचाना है, चाहे जिसको वोट करें, तो संविधान बचाने के लिए लोगों ने वोट किया। तो बहुत सारे फैक्टर रहे। अब जातीय समीकरण साधने के लिए जाहिर है अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया, और उसके वजह से भी काफी कामयाबी मिली। अब भारतीय जनता पार्टी को इस तिलिस्म को तोड़ना है। अब उसने इसी हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को जो है वो 27 का भी चुनाव देखना है, आने वाले समय में उपचुनाव भी देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप तमाम जानकारी के लिए और साथ ही